मेरा नाम है आनंद और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 24 विवेक पे। तो एसएससी सीजीएल में जो 20,000 वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग हमने एक बेंच लॉन्च किया है जिसका नाम है अर्जुन बेंच। तो उसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं मैथ और उसका पहला ही चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है परसेंटेज। तो उसकी अभी तक हमारी 3 वीडियो हो चुकी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी है तो जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। और परसेंटेज की हमारी आज चौथी वीडियो होने वाली है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चंस की। तो स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम आपको उसका थोड़ा सा बेसिक बताएंगे और उसको करने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होगी ट्रिक्स और उनके लिए जो हमें सीखना जरूरी है वो हम पहले सीखेंगे, फिर चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो चलते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। बट उससे पहले एक बात और बता देना चाहूंगा, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं या जो लोग आज हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, ये वीडियो लास्ट तक देखें। क्या है कि इसमें जो हम कॉन्सेप्ट बताएंगे अगर आप बीच में स्किप कर देंगे तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे, फिर आप क्वेश्चन लगाएंगे तो हो सकता है आपसे ना हो। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, यहाँ से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपसे यहाँ ये सीख लेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको एग्जाम में आएंगी वो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगी और कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना पड़ेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। तो पहले हम बात करना चाहेंगे कि जैसे कोई चीज है उसमें कंटिन्यू अगर लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार कमी हो रही है, तो उसको जैसे किसी वस्तु की प्राइस में 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि होके कितनी थी कितनी हो गई है उसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, पहले हम ये चीज देखेंगे। या इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है तो उसकी कितनी प्राइस थी कितनी हो गई, या वस्तु कितनी थी कितनी हो गई, उसको रेशियो में कैसे लिखेंगे। अगर ये सीख जाएंगे तो आपसे क्या होगा कि क्वेश्चन तुरंत बन जाएंगे। तो हम इस बात को पहले सीख लेते हैं कि उसको हम करेंगे कैसे। तो केस क्या बनता है हमारा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। केस कौन सा बनता है दोस्तों, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का। इंक्रीमेंट क्या होता है, किसी चीज में वृद्धि होना, और डिक्रीमेंट मीन्स क्या होता है, किसी चीज में कमी होना, ठीक है। तो जैसे हमने कह दिया कि कोई वस्तु है उसकी प्राइस में क्या हो रहा है 25% क्या 25% की वृद्धि हो रही है, उसकी प्राइस में 20 की वृद्धि हो रही है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे रेशियो में, कितनी थी और कितनी हो गई है, ठीक है। या हमने कह दिया कि 25% की उसमें क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो कितनी थी, इनिशियल कितनी थी और फाइनल कितनी बची है घट के, तो उसको रेशियो में हम कैसे लिखेंगे। या जैसे कोई खराब परसेंटेज आ जाती है 57 होल 1/7%, क्या हो रहा है इसमें, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जब किसी प्राइस को हम इतना इंक्रीज कर देंगे तो पहले कुछ रही होगी और फाइनली इंक्रीज करने के बाद कुछ बनी होगी। तो इस चीज को हम कैसे रेशियो में लिखेंगे ये चीज हम आप देखने वाले हैं, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं। तो पहला हमारा यही है कि अगर कोई चीज है वो 20% क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के लिए हम जब वृद्धि हो रही होगी तो हम एरो ऊपर की तरफ लगाएंगे, अगर उसमें कमी हो रही होगी तो एरो नीचे की तरफ लगाएंगे, ठीक है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट बार बार लिखेंगे नहीं, तो इससे आप समझ जाना, ठीक है। या जैसे हमने कह दिया कि 25% इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है तो एरो ऐसे परसेंट अगर इंक्रीज हो रही है तो उसको कैसे लिखेंगे रेशियो में। या 30% डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज का साइन नीचे की तरफ, तो उसको कैसे लिखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल परसेंटेज की। तो पहले हम उसको पूरी तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे 16 होल 2/3% है, ठीक है, इसमें इतना इंक्रीज हो रहा है। दूसरा है 37.5%, ये इतना इंक्रीज हो जा रहा है कोई वस्तु की प्राइस, ठीक है। 14 1/7% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है 57 होल 1/7% का डिक्रीमेंट हो रहा है। 25% का क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रहा है। या 33 1/3% क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो इसको हम रेशियो में कैसे लिख सकते हैं कि
कोई चीज कितनी थी अगर उतने परसेंट बढ़ गई तो वो फाइनली कितनी हो जाएगी। तो कितनी थी और कितनी हो गई, इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं इसको रेशियो में कैसे लिखेंगे। पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। तो ये जो 20% है इसको हम अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं 1/5, और यहाँ पे हम देखते हैं ये इनिशियल है और यहाँ पे ये फाइनल, यानी इतनी थी और इतनी हो गई। तो यहाँ जो इनिशियल पोजीशन पे होता है वो हमारा क्या होता है, बेस होता है, यानी जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है वही हमारा बेस होता है और वही हमारा क्या होता है, इनिशियल होगा। ठीक है, अब यहाँ अगर बढ़ रहा है तो जो ऊपर है ये 1 होगा या 2 होगा, उतना इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी 5 थी उसमें क्या हो गया, 1 का इंक्रीमेंट हो गया, यानी 5 थी 1 का इंक्रीमेंट हो गया, कितनी हो गई 6। ठीक है, सिमिलरली हम इसको देख लेते हैं, 25% है, इसको हम अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/4, यानी 4 थी पहले और उसमें कितना इंक्रीमेंट हो गया 1/4, इसको लिखेंगे तो 1 का इंक्रीमेंट हो गया, तो इसको लिख सकते हैं कितना हो जाएगी 5। सिमिलरली हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 30% डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसमें अगर हम लिखें इसको फ्रैक्शन में तो क्या लिख सकते हैं 3/10, यानी 10 थी जिसमें क्या हो गया 3 माइनस हो रहा है, यानी पहले 10 थी अब कितना हो जाएगा 7। ठीक, इसको हम देख लेते हैं, ये 16 होल 2/3% है, तो इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/6। ठीक, अब 6 थी जो चीज वो कितनी हो जा रही है, वो 6 से एक कम, सॉरी 1 बढ़ जा रही है क्योंकि इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 से 7 हो जा रही है। ऐसे हम इसको अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 3/8। कोई चीज जो 8 थी उसमें 3 का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी 8 से 8 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 11 निकल के आ जाएगा, यानी 8 थी और कितनी हो गई 11 हो गई। सिमिलरली अगर हम इसको देखें 14 1/7%, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/7, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एरो नीचे की तरफ है तो यहाँ क्या हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है, देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है। तो जो 7 थी उसमें क्या हो गया 1 कम हो गई, यानी कितनी हो गई होगी 6 हो गई होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए, आगे भी देख लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है 57 होल 1/7% का क्या हो रहा है, कमी हो रही है इतने परसेंट की। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 4/7, क्या लिखेंगे 4/7। जो चीज 7 थी उसमें से क्या हो गया 4 कम हो गया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगी 7 से कितनी हो गई 3 हो गई। ठीक है, ऐसे यहाँ 25% का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो 25% को हम अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/4। तो जो 4 थी उसमें से क्या हो गया 1 कम हो गया, तो 4 से कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो इसको हम डायरेक्टली कर लेते हैं 4 से कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी हमारी। ठीक है, ऐसे 33 होल 1/3% है, अगर इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 1/3। तो 1/3 में 1/3 क्या हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 3 से कितना हो जाएगी 3 थी उसमें से 1 कम हो गई घट गई, तो कितनी बचेगी 2, कितना बचेगा 2। तो इस तरीके से हम इसको रेशियो में लिख सकते हैं। बात करते हैं कुछ और टाइप जो फ्रैक्शन है उनकी। जैसे आपसे कह दिया जाए कि किसी वस्तु में 120% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, या कह दिया जाए कि 210% का क्या हो रहा है वृद्धि हो रही है, या आपसे कह दिया जाए 157 होल 1/7% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। ठीक है, या आपसे कह दिया जाए 6 होल 1/4% का क्या हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी उसमें कमी हो रही है, या आपको ये फ्रैक्शन दे दें, सॉरी परसेंटेज दे दें, कितने परसेंट की क्या हो रही है कमी हो रही है, या आपसे कह दें 12.5% का क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, या आपसे कह दें 28 होल 2/7% का क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 120% है, तो ये 100% यानी खुद का 1 होगी, ये 1 होगी फ्रैक्शन में 100% 1 होगी, और 20% को हम क्या लिख सकते हैं तो 1/5। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा 6/5 निकल के आ रहा है, यानी 5 थी जिसमें क्या हो गया 6 बढ़ गई है, 5 थी 6 बढ़ गई है। तो यहाँ पहले हम क्या लिखते हैं बेस, जो बेस होता है उसको, और कितनी बन जा रही है वो यहाँ लिखते हैं। तो बेस हमारा देख पा रहे हैं यहाँ क्या 5 है,
5 है, और 5 में कितना ऐड हो गया 6, तो 5 में कितना ऐड हो रहा है 6, तो कितना बन जाएगा 11। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ कितना है 210%, तो 200 का क्या हो जाएगा 2, और 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स में, तो क्या हो जाएगा ये 21/10। ठीक है, समझ पा रहे हैं यहाँ तक? जो चीज 10 थी उसमें क्या हो गया 21 का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितनी थी पहले 10 थी, और इसमें 21 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो कितनी हो जाएगी 31। ठीक, सिमिलरली इसको देख लेते हैं। 157 होल 1/7% है, तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, यानी 100% का खुद 1 हो जाएगा, प्लस ये जो बचा है इसको हम क्या लिख सकते हैं 417 फ्रैक्शन में। तो यहां से हम देख सकते हैं कितना हो जाएगा ये हमारा 11/7, यानी जो चीज 7 थी उसमें 11 का क्या हो गया इंक्रीमेंट हो गया, यानी ये पहले 7 थी, अब 11 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 11 ऐड कर लेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारी, ये हमारी बन जाएगी 7 + 1, 7 + 11 कितना हो जाता है, तो वो हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18। सिमिलरली अगर इसको देखें तो ये क्या है, ये हमारा क्या लिखा हुआ है, आप बता सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है हमारा फ्रैक्शन में 1/16, यानी 16 थी उसमें क्या हो गया 1 का डिक्रीमेंट हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 में से 1 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 15। इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 1/12, यानी जो चीज 12 थी उसमें क्या हो गया 1 की कमी हो गई है, तो 12 में 1 की कमी हो जाएगी तो कितनी बन जाएगी 11। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या हुआ है, ये 12.5% है, इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/8। अब जो चीज 8 थी उसमें 1 क्या होगी ऐड हो गई है, तो 8 से क्या बन जाएगी हमारी 9, 8 से कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये 28 होल 2/7% है, इतना इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसको पहले हम क्या करें, इसको फ्रैक्शन में ले आए, तो ये क्या लिखा है 2/7, इसको फ्रैक्शन में हम 2/7 लिख सकते हैं, यानी जो चीज 7 थी उसमें 2 ऐड हो रही है, तो कितनी हो जा रही है 7 से 9 हो जा रही है। ठीक, यहां तक समझ में आया? आते हैं अगला कॉन्सेप्ट क्या है डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कोई नंबर होती है उसमें हम पहले क्या करते हैं कुछ परसेंट की वृद्धि कर देते हैं, फिर हमको पुनः वही नंबर अगर प्राप्त करनी हो तो बढ़ी हुई नंबर में कितने परसेंट इंक्रीमेंट करें, या कितने परसेंट अगर पहले वृद्धि करी है तो कितने परसेंट उसमें हम डिक्रीमेंट करें, ताकि हमें जो इनिशियल नंबर थी जो हमारी ओरिजिनल नंबर थी वो हमको मिल जाए। या अगर इसको दूसरे टाइप में क्वेश्चन में क्या आता है कि इतने परसेंट की कमी हो रही है, तो कम हुई नंबर को हम कितने परसेंट बढ़ा दें ताकि हमें जो पहली नंबर थी वो प्राप्त हो जाए। तो इसको कैसे करेंगे, जब हमें कोई नंबर पुनः प्राप्त करनी हो, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं पॉइंट डाल के कि पुनः वही नंबर प्राप्त करना हो। ठीक है, करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसमें जैसे हमने कह दिया आपसे कि कोई नंबर है जो 20% इंक्रीज कर दी जाती है, और फिर हम उसमें कितना डिक्रीज करें कि हमें जो पहले नंबर थी वही प्राप्त हो जाए, तो हम 20% को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में, तो 20% को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/5, यानी 5 थी उसमें क्या हो गया 1 का इंक्रीमेंट हो गया, यानी पहले 5 थी अब कितनी हो गई है 6। ठीक, अब हम यहां पहले कहां गए 5 से यहां गए कि नहीं गए, अब हमसे कह रहा है कि यहां से यहां आने में हमें कितने परसेंट का डिक्रीमेंट करना होगा, यानी कितने परसेंट की हमें कमी करनी होगी। तो यहां से हम यहां आने में कितने यूनिट का डिफरेंस दिख रहा है यहां से यहां में, तो हमें दिख रहा है कि 1 यूनिट का डिफरेंस है, और कहां से आ रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, तो जहां से आ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में लेंगे, तो कितना हो जाएगा यहाँ डिवाइड में 6, और इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से तो ये जो निकल के आएगा वही क्या होगा हमारा डिक्रीमेंट उतने परसेंट का, तो ये हो जाएगा 16 होल 2/3% का डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कोई नंबर है अगर हम कह दें वो क्या हो रही है 10%, पहले हम उसको 10% डिक्रीज कर दे रहे हैं, फिर अगर हमें पुनः वही नंबर प्राप्त करनी हो तो कितने परसेंट का उसमें इंक्रीमेंट करेंगे, तो 10% को क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में 10, और 10 से कितनी हो जा रही है 9 हो जा रही है। ठीक है, तो 9 से हमें पुनः यहां पर आना है
तो कितने का इंक्रीमेंट करना होगा, 1 का इंक्रीमेंट करना होगा। और किसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि परसेंटेज दिया है तो परसेंटेज हम रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में, 9 के रिस्पेक्ट में। और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने से, 100 से। तो ये कितना बन जाएगा हमारा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 11 1/9%। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इस पे कुछ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो हम अभी आपको आगे कराएंगे। ठीक है, आप हैं तो वो हमारा क्या है, सक्सेसिव मेथड। इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तभी क्या होंगे कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कर पाएंगे। और सक्सेसिव मेथड ऐसा मेथड है जो परसेंटेज में ही नहीं, बाकी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अदर चैप्टर की, जिसमें अप्लाई कर सकते हो आप बहुत आसानी से। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे और समझाएंगे कि हम कैसे समझेंगे कि किसी क्वेश्चन में सक्सेसिव लगाना है या उसमें लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। ठीक है, सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो हमारा क्या आ जाता है, सक्सेसिव। सक्सेसिव मेथड। ठीक है, तो इसको सबसे पहली बात तो यही होती है कि हमें पहचानना कैसे है। हम कैसे पहचान सकते हैं कि इस क्वेश्चन में या इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम सक्सेसिव मेथड अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसके हम पॉइंट वाइज लिखा रहे हैं कि कब कब आपको सक्सेसिव मेथड अप्लाई करना है और कहां कहां आप कर सकते हैं और कहां कहां नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पॉइंट है इसमें, जब किसी वस्तु की प्राइस में लगातार वृद्धि या लगातार कमी देखने को मिलेगी, वहां हम सक्सेसिव मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई वस्तु है, उसकी क्या करते हैं, उसमें हम 25% की प्राइस में वृद्धि कर देते हैं, फिर आगे हम उसमें 25% की वृद्धि कर देते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, हम सक्सेसिव मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट डाल के हम लिख लेते हैं, जब किसी वस्तु की प्राइस में लगातार वृद्धि या कमी हो रही हो, ठीक है, तब हम उसमें सक्सेसिव केस अप्लाई कर सकते हैं। या दूसरा पॉइंट आता है रिमेनिंग। रिमेनिंग का अगर केस हो तो उसमें हम सक्सेसिव अप्लाई कर सकते हैं। इसको कैसे समझेंगे कि जैसे कोई एक पर्सन है, वो अपनी आय का इतना % शिक्षा पे खर्च कर देता है, अब जितना उसका रिमेनिंग बचता है उतना % उसका मतलब कुछ % वो किसी दूसरी जगह खर्च कर देता है, फिर जितना रिमेनिंग बचता है उसका कुछ % वो कहीं और खर्च कर देता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है कि जब खराब परसेंटेज दी गई हूं, जब हमें खराब परसेंटेज दी गई हो, खराब परसेंटेज में बोला गया हो कि जैसे 2/3% का किसी में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम इसमें क्या करेंगे, सक्सेसिव मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि कोई धनराशि है जिसको इतने % क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर उसमें इतने % इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर उसमें क्या हो रहा है कि 57% का क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है। तो उस पर जब नेट इफेक्ट क्या कैलकुलेट करना होगा, नेट इफेक्ट अगर हमें निकालना होगा तो उस केस में हम सक्सेसिव मेथड अप्लाई करेंगे। जब खराब परसेंटेज दी हो, कुछ इंक्रीमेंट हो रहा होगा और किसी परसेंटेज से उसको डिक्रीमेंट कराया गया हो, और फिर हम उसमें नेट इफेक्ट अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, हम सक्सेसिव मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है,
4 पॉइंट यह है कि किसी क्वेश्चन में हमें प्राइस गुणे कंजप्शन क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है हमारा। क्या होता है? एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस मीन्स मूल्य, कंजम्पशन मीन्स खपत, और एक्सपेंडिचर मीन्स क्या होता है? एक्सपेंडिचर मीन्स होता है खर्चा। ठीक है, जब इस टाइप में हमें कोई इस बेस्ड सिचुएशन पे कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें क्या करेंगे? सक्सेसिव केस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, यानी प्राइस किसी प्रोडक्ट का ए है, उसकी कंजम्पशन बी है, और वो हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। वो हमेशा क्या रहती है? जब ऐसा कोई हमें एक्सप्रेशन दिया हो जिसमें a इंटू बी हो, वो क्या हो? कांस्टेंट हो, तो हम क्या लगाएंगे? तब हम उस केस में सक्सेसिव मेथड अप्लाई करेंगे। इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे हमें कह दिया किसी भी प्रोडक्ट का है जो प्राइस है वो बढ़ गया है 25%, तो उसके कंजम्पशन में हम कितने परसेंट का डिक्रीमेंट करें कि उसके एक्सपेंडिचर पे कोई भी इफेक्ट ना आए, तो उस केस में हम क्या करेंगे? सक्सेसिव अप्लाई करेंगे। ठीक है, और आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इसको पहले चलते हैं अगली कंडीशन की तरफ। तो अगली कंडीशन क्या होने वाली है? पॉइंट नंबर 5 इसको नाम दे देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि जब कोई वस्तु एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आदान प्रदान हो रही है, फिर दूसरे से तीसरे पे जाती है। जैसे कोई वस्तु है, उसको कुछ परसेंटेज बढ़ाकर ए ने बी को ट्रांसफर कर दिया, फिर बी ने उस पर कुछ इंक्रीमेंट करके सी को दे दिया, फिर सी ने ऐसे करके डी को दे दिया, फिर डी ने ऐसे करके ई को दे दिया। तो उस केस में क्या होता है? जब कोई वस्तु का लगातार आदान प्रदान हो रहा हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में भी सक्सेसिव अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 5 क्या हो गया? जब किसी वस्तु का आदान प्रदान हो रहा हो। क्या हो रहा हो? जब किसी वस्तु का आदान प्रदान हो रहा हो, उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में भी सक्सेसिव अप्लाई करेंगे। जैसा एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि कोई वस्तु है जो ए के पास है, उसने कुछ कुछ परसेंटेज बढ़ा के बी को बेच दिया, फिर बी ने इस पे कुछ परसेंटेज का इंक्रीमेंट करके क्या कर दिया? सी को दे दिया, फिर सी ने उसको कुछ डिक्रीमेंट करके डी को दे दिया, और डी ने उसमें कुछ डिक्रीमेंट करके कुछ परसेंट का डिक्रीमेंट करके ई को दे दिया। तो इस केस में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? इस केस में भी सक्सेसिव अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा और हम चीजें डिस्क्राइब करना चाहिए कि वस्तु है जो एक्स उसका प्राइस है, फिर इस पे क्या होता है? कुछ परसेंटेज बढ़ के क्या हो जाती है? वाई हो जाती है, फिर वाई से किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वाई से बढ़ के जेड में हो जाती है, फिर जेड से चेंज होके किसमें हो जाती है? जेड से चेंज होके हम मान सकते हैं कि किसी में ए में हो जाती है। ठीक है, फिर ए से चेंज होके किसमें हो जाती है? ए से चेंज होके किसमें चली जाती है? डी में हो जाती है। तो हम यहाँ एक कंडीशन देख पा रहे हैं कि ये क्या है? ये हमारा रेशियो ही तो है। तो सर ये क्या है? हमारा रेशियो ही तो है। तो इस केस में क्या करते हैं? जो इस तरफ की चीजें हैं वो इस तरफ से अगर कैंसिल हो रही होती हैं तो हम कैंसिल कर लेते हैं। तो यहां से देखिए, y से y कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, और a से a कैंसिल हो जाएगा। तो हम सिंपल सा कहना चाहेंगे, जो ये कंक्लूजिव लाइन के बाद जो आएगा रेशियो, वो किसका होगा? जो इनिशियल वैल्यू होगी और जो फाइनल वैल्यू होगी, उसी का यहाँ पे रेशियो निकल के आता है। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये क्या है? ये हमारा इनिशियल था, और ये क्या है? ये फाइनल था। तो ये बात बहुत ही याद रखने योग्य है कि जब हम सक्सेसिव केस अप्लाई कर रहे होंगे, तो उस केस में जब 2-3 टर्म्स में इंक्रीमेंट हुआ होगा या 2-3 टर्म्स में डिक्रीमेंट हुआ होगा, तो उस केस में इनिशियल वैल्यू का और फाइनल वैल्यू का रेशियो निकल के आएगा हमारे पास। ठीक है, बढ़ते हैं कुछ अगली कंडीशन की तरफ। तो जैसे अगली कंडीशन नंबर 6 है कि जब किसी शेप की डायमेंशन में चेंज किया जा रहा हो। क्या हो रहा हो? जब किसी शेप की डायमेंशन में चेंज किया जा रहा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्क्वायर है, उसकी साइड को हम 10% बढ़ा दे रहे हैं, तो उसके एरिया में या उसके एरिया में कितने परसेंट का चेंज होगा? तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे? सक्सेसिव अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले हम इसको लिख लेते हैं, पॉइंट नंबर 6। जब किसी शेप की डायमेंशन में
चेंज होगा, या जब किसी चेंज का मतलब क्या होगा, उसमें परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा या तो डिक्रीमेंट होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इंक्रीमेंट होगा या उसमें डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीज होगा उसकी डायमेंशन। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में भी हम सक्सेसिव अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखना चाहें तो इसको कैसे कहेंगे, एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा कि जैसे कोई शेप है, जैसे हम मान लेते हैं रेक्टेंगल का शेप है, कोई रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, हमें पता है लेंथ इंटू विड्थ होता है, ठीक है। तो अगर कोई पहले एल थी, पहले इसकी साइड एल है, पहले कुछ थी फिर क्या होगी बाद में कुछ हो गई, जैसे बी हो गया, तो विड्थ को भी हम ऐसे लिखेंगे, विड्थ में जब चेंज होगा तो पहले इनिशियल में कुछ रही होगी, उसके बाद कुछ फाइनल में हो जाएगी। तो अगर ये परसेंटेज में होगी तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे, इससे पहले हमने यही सीखा है, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना है, जब यहाँ कोई भी जो 2 पैरामीटर होंगे या 3 पैरामीटर होंगे, जब मल्टीप्लाई में होंगे तभी हम उनके बीच में सक्सेसिव अप्लाई करेंगे। अगर कोई प्लस में है, जैसे एल प्लस बी प्लस एच है, तो इस टाइप का अगर कोई फार्मूला है उसमें हम सक्सेसिव केस अप्लाई नहीं कर सकते। जब ये मल्टीप्लाई में होंगे तभी हम उनमें सक्सेसिव केस अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहां थोड़ा और समझ लेते हैं, इसको एरेज करते हैं। हाँ, जैसे कोई सर्किल दिया हुआ है हमें, जैसे सर्किल का केस है, जैसा क्या दिया हुआ है, कोई सर्किल है, तो उसके अगर हम देखेंगे कि उसका एरिया का फार्मूला क्या होता है, तो एरिया का फार्मूला हम क्या बता सकते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई क्या है, पाई तो हमारा कांस्टेंट है, बट जो वेरिएबल पैरामीटर वो क्या है, रेडियस है, सर्किल की रेडियस। तो जो भी इंक्रीमेंट और लगेगा वो किस पे लगेगा, इसकी रेडियस पे। तो जैसा हमने कह दिया कि आर को हम कुछ परसेंट बढ़ा दे रहे हैं, तो आर है यहाँ पे कितना है 2 टाइम, तो एक बार हम आर को लेंगे, मतलब ये कुछ से कुछ हो रही होगी, फिर दूसरे बार, क्योंकि दूसरी बार हम इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो ये दूसरी बार कुछ से कुछ हो रही होगी। तो इस तरीके से हम उसको सेट करेंगे, फिर हम उसका फाइनल रेशियो देखेंगे, फिर क्या करेंगे हम उसमें जो भी परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है वो हम फाइंड कर लेंगे। सिंपल अगर इसी में कह दे कोई सिलेंडर है, वो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा आयतन का, तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो यहाँ जो कांस्टेंट टर्म होता है पाई, ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं होता, मतलब है कि इससे हमें रेडियस से और हाइट से जो पैरामीटर चेंज हो रहे हैं उनसे हमें मतलब है, जो पैरामीटर वेरिएबल है उनसे मतलब है। तो यहाँ जैसे क्या 2 पैरामीटर हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आर स्क्वायर है और एच है जिसमें कोई चेंज हो सकता है। तो ठीक, यहाँ आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर है इसलिए हम आर को 2 बार लिखेंगे ऐसे ऐसे, ठीक, आर को 2 बार लिखेंगे। फिर एच है, सिंगल एच है, तो एच को ऐसे लिखेंगे। फिर हम इसका कंक्लूजिव लाइन के बाद क्या करेंगे, ओवरऑल रेशियो देखेंगे क्या हो रहा है, फिर हम उसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हो रहा है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर लें यहाँ क्यूब की, जैसे हम बात करें क्यूब की और उसकी साइड हम मान के चल रहे हैं कि ए है, तो इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूब के आयतन का होता है ए क्यूब, ठीक है। जब इसके साइड में हम कुछ चेंजेस करेंगे तो उसको हम रेशियो में कैसे लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ क्या दिख रहा है ए, और ए क्या है हमारा वेरिएबल है, और यहाँ कितना है क्यूब हो रही है इसकी पावर। तो ए था कुछ था पहले और चेंज होने पे कुछ फाइनल हो गया, ठीक है। फिर ए क्या होगा, फिर कुछ हो जाएगा, फिर थर्ड टाइम, क्योंकि 3 बार हम ऐसे ऐसे करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ इसकी पावर कितनी है 3 है, इसलिए हमको इसको 3 टाइम करना होगा ऐसे, ठीक है। फिर कंक्लूजिव लाइन के बाद हम उसमें परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। हाँ दोस्तों, आते हैं अगली कंडीशन पे। तो अगली कंडीशन हमारी कुछ इस तरीके से है कि इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, पास फेल पे जो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनको हम समझ लेते हैं कि उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर हम उनके क्वेश्चंस करेंगे बाद में। तो पहले हम यहाँ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि बेस्ड ऑन पास और फेल, किस पे क्वेश्चन जो आते हैं,
पास और फेल पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई एक स्टूडेंट है तो वो एक परीक्षा में कुछ परसेंट लाके कुछ नंबरों से फेल हो जाता है, और दूसरा स्टूडेंट है उसी एग्जाम में कुछ परसेंट लाके तो उसके पासिंग मार्क्स से कुछ ज्यादा नंबर आते हैं, तो उस केस में हमसे पूछा जाता है कि टोटल पूर्णांक कितना था, या पासिंग मार्क कितने थे, या पासिंग परसेंटेज मार्क्स कितने थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उनको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कंडीशन लेके चलते हैं। ये कोई फर्स्ट हमारा फर्स्ट स्टूडेंट है, तो हम उसमें कंडीशन लेके चलेंगे। कोई ये हमारा क्या है, ये फर्स्ट स्टूडेंट है, तो ये क्या करता है, किसी एग्जाम में इसको x% क्या मिलते हैं, x% मार्क मिलते हैं, बट वो क्या हो जाता है, a मार्क्स से फेल हो जाता है। कितने, a मार्क्स से फेल हो जा रहा है, a मार्क्स से फेल हो जा रहा है। और उसी एग्जाम में एक दूसरा कैंडिडेट है जिसको y% मार्क्स मिलते हैं, और जो कि b मार्क क्या है, ज्यादा है पासिंग मार्क्स से। ये मोड़ हैं, मतलब पासिंग मार्क्स से इतने ज्यादा हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये पासिंग मार्क्स से कोई सेकंड स्टूडेंट है जो उसी एग्जाम में y% मार्क्स लाता है, जो b जो मार्क है उसके पासिंग मार्क्स इतने ज्यादा हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कैसे करेंगे, तो इनके बीच का एक जो होगा क्या, जो पासिंग मार्क होंगे, यहाँ पे अगर हम लिखें ऐसे, यहाँ पे क्या होगा, ये पासिंग मार्क अगर होंगे कि वो स्टूडेंट कितने पे पास हो रहे होंगे, कितने परसेंट पे अगर पास हो रहे होंगे, या कितने मार्क्स पे पास हो रहे होंगे, तो हम पहले स्टूडेंट के अगर पासिंग मार्क देखें तो क्या हो जाएंगे, इसको x% मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब कितने मार्क्स से फेल हो जा रहा है, तो ये a मार्क्स से फेल हो जा रहा है, तो इधर हम क्या करेंगे, पासिंग मार्क बनाने के लिए इतने ही नंबर जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, a जोड़ देंगे। इस तरफ क्या होगा, दूसरी तरफ कोई सेकंड स्टूडेंट है जो y% मार्क्स लाता है, इतना स्कोर करता है इतने परसेंट, और क्या है, उसके b नंबर ज्यादा आते हैं एक पासिंग मार्क्स से, तो b नंबर ज्यादा आते हैं तो हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां हम देख सकते हैं जो परसेंटेज वाले टर्म है उनको एक तरफ लेके आएंगे, तो क्या निकल के आएगा, y% माइनस x%, ये किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस b के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, इस पे आगे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, कि जो उनके पासिंग मार्क का जो डिफरेंस होता है, परसेंटेज का जो डिफरेंस होता है, वो उनके जो फेल हुए मार्क्स हैं और पासिंग मार्क्स से जो जितने ज्यादा मार्क्स हैं उनके सम के बराबर होगा। ठीक है, ये सिचुएशन यहाँ से, या ये कंडीशन यहाँ से बनती है। अब हम देख लेते हैं कि इन पे जो हमने सीखा है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, उनको कैसे करेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, तो आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आज पहला क्वेश्चन क्या है, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने % कम होगी, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले आप लोग करिए, फिर हम बताते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है और हम इसको बहुत कम ही टाइम में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे क्या कहा गया है कि राम की आय श्याम से कितनी अधिक है, 20%। तो हम लिख लेते हैं यहाँ 20%। 20% को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/5। अब हम यहाँ किसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे, श्याम के रिस्पेक्ट में देख रहे थे, तो श्याम की आय कितनी हो जाएगी, तो यहाँ जो बेस होता है वही रिस्पेक्ट होता है, तो क्या हो गया, 5 हो गई श्याम की आय। अब राम की आय क्या कह रहा है कि अधिक है, तो कितना अधिक है, 1 अधिक है, किससे, श्याम से। तो 5 में कितना अधिक है, 1, तो कितनी हो जाएगी, 6। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि राम की आय से श्याम की आय कितना कम है, यानी राम के रिस्पेक्ट में कितना कम है, तो 1 कम है, और राम के रिस्पेक्ट में है तो 1 क्या हो जाएगा, 6 नीचे। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना निकल के आएगा, 16 होल 2/3%। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को टिक कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, चावल का भाव 20% कम हो जाता है, अब उतने ही पैसे में कितने चावल खरीदे जा सकते हैं जितने पैसे में 40 kg चावल आते थे। ठीक है, तो इसमें हमसे पूछा गया है
कि इतने परसेंट अगर भाव कम हो जा रहा है तो इतने केजी चावल पहले आ रहे थे, भाव कम हो जाने पे कितने चावल केजी खरीदे जा सकते हैं, कितने केजी चावल खरीदे जा सकते हैं, वो हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आसानी से, यहाँ पे कितना दे रहा है, प्राइस में कितना कम हो रहा है 20%, यानी 20% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे क्या लिखेंगे 1/5, यानी पहले 5 थी उसमें 1 कम हो गई, तो अगर प्राइस का रेशियो लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 5:4, पहले 5 थी उसमें 1 कम हो गई। अब हमें पता है कि जो प्राइस का और जो खपत का जो हमारा रिलेशन होता है, प्राइस और कंजम्पशन का जो रिलेशन होता है वो उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ कंजम्पशन की बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा इस रेशियो में। तो क्या रेशियो हो जाएगा 4:5। ठीक है, पहले वो कितनी ला रही थी 4 रेशियो में, अब कितना लेके आएगी 5 रेशियो में, 20% की कमी हो जाने की वजह से। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि पहले कितने आ रहे थे 40 केजी, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे 40 केजी, यानी 4 रेशियो अगर 40 केजी है तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा, 5 रेशियो कितना हो जाएगा 50 केजी। तो आप चावल कितने लेके आ पाएंगे उतने ही पैसे में 50 केजी। तो कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर सी राइट है, और इसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आता है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, दाल का भाव 25% कम होने पर एक गृहिणी अब उतने ही पैसे में और कितने अधिक केजी दाल खरीद सकती है जितने पैसों में वो पहले 30 केजी दाल खरीदती थी। ठीक है, क्वेश्चन में ये लैंग्वेज बताई गई है, लैंग्वेज में ये कहा गया कि 25% अगर भाव कम हो जाता है दाल का, तो जितने केजी में वो जितने पैसों में 30 केजी खरीद रही थी, तो अब कितना और अधिक खरीद सकती है इतने ही पैसों में। ठीक है, तो इसको कैसे डन करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना भाव कम हो रहा है 25%, तो हम लिख लेते हैं कि 25% कम हो रहा है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्या हो जाएगा 1/4, यानी इसका प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा पहले और बाद का। तो पहले कितना था 4, ठीक है, पहले कितना था 4, उसमें से क्या हो गया 1 कम हो गया, तो कितना हो जाएगा 3। अब हमने बताया रखा जो प्राइस और कंजम्पशन का जो रेशियो होता है वो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, प्राइस के रेशियो का जस्ट उल्टा क्या होता है कंजम्पशन का रेशियो होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 3:4। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि पहले कितना लेके आ रही थी 30 केजी, और यहाँ हमारा कितना है रेशियो में 3 केजी, तो ये 3 रेशियो किसके बराबर होगा 30 केजी के, कह सकते हैं हम आसानी से। तो यहाँ से 1 केजी की 1 रेशियो का कितना आ जाएगा, 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 10 केजी। अब हम देख पा रहे हैं कि पहले 3 लेके आ रही थी, अब कितना लेके आ रही 4, तो यहाँ भी कितना डिफरेंस है 1 रेशियो का, और 1 रेशियो हमारा किसके बराबर है 10 केजी के, तो कितना अधिक लेके आएगी 10 केजी दाल वो अधिक लेके आएगी। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए राइट है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इसको टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब हम भी आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया देखते हैं, संतरों के मूल्य में 20% की कमी होने की वजह से अब एक व्यक्ति 10 रुपए में, यहाँ देख सकते हैं 10 रुपए में 5 संतरे अधिक पाता है। मूल्य में कमी होने से पहले एक संतरे की कीमत क्या थी वो हमसे पूछा गया कि अगर हम एक कमी ना करें उससे पहले एक संतरे की कीमत कितनी रही होगी, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया। तो इसको आसानी से कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं यहाँ कितना दिया हुआ है 20%, तो हम हमेशा क्या करेंगे जो परसेंटेज में वैल्यू दी होगी उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना तुरंत। ठीक है, तो इसको हम अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/4। अब इसका प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, पहले कितनी थी और बाद में कितनी थी उन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो पहले कितनी है 4, पहले हम कितनी थी यहाँ पे 20% है तो 1/5 होगा। ठीक है, 1/5 होगा। ठीक है, तो पहले कितनी थी 5, ठीक है, पहले कितनी रही होगी 5, और अगर 20% कम कर दी यानी 1 कम कर दी उसमें तो कितनी हो गई 4। कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा इसका जस्ट उल्टा, यानी 4:5। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब क्या कहा गया है कि यहां पर देखिए एक व्यक्ति 10 रुपए में कितने संतरे अधिक पा रहा है, 5 संतरे अधिक पा रहा है। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि पहले और बाद में कितना यूनिट का डिफरेंस है, तो यहां हम देख पा रहे हैं कि कितने यूनिट का डिफरेंस है 1 यूनिट का, और वो किसके बराबर है 5 संतरों के बराबर होगा कि नहीं। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं 1 यूनिट बराबर 5 है, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हमारा हो जाएगा 20 ऑरेंज, और एक बाद में कितना लेके आएगी कमी होने के बाद 25 ऑरेंज। ठीक है, ये क्वांटिटी है हमारी, ऑरेंज की क्वांटिटी है कि आप पहले कितनी ला रही थी 20 और अब कितना ला रहे हैं 25। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि एक संतरे की कीमत क्या होगी कमी होने से पहले। तो यहाँ 10 रुपए में लेन देन हो रहा है, कितने रुपए में 10 रुपए में लेन देन हो रहा है।
तो 10 रुपए में कितने संतरे पहले ला रहा था? 20। तो हम उससे डिवाइड कर लेंगे, एक संतरे की कीमत निकल आएगी। तो यहाँ हम जब डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के जाएगा? 1/2। ये रुपीज में है, इसको पैसे में लिखना चाहेंगे तो कितना लिखेंगे? 50 पैसे। 1/2 रुपीज में हो उसको कितना लिख सकते हैं? 50 पैसे। तो ये क्या है? हमारी ओल्ड रेट है, यानी ये ओल्ड रेट है। इसी क्वेश्चन में हमसे पूछ लेता कि न्यू रेट क्या होगी, मतलब कमी होने के बाद एक संतरे की कीमत क्या होगी, तो हम कैसे निकालते हैं? कमी होने के बाद कितने संतरे ला रहा है? 25। कितने रुपीज में? यहां हम डाल देते हैं न्यू रेट। कितने रुपए में? 10 रुपीज में। कमी होने के बाद कितने संतरे ला रहा है? 25। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकल के आएगा? 40 पैसे। ये क्या है? हमारी न्यू रेट है। ये न्यू रेट है। हमसे पूछा क्या? कमी होने से पहले, यानी पहले की रेट। तो कितनी है? 50। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए? इसके लिए ऑप्शन नंबर जो सी है वही राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऐसे इसको आसानी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया? शक्कर के मूल्य में 10% की कमी हो जाने की वजह से एक व्यक्ति अब कितने रुपीज? 270 रुपीज में 1 kg शक्कर ज्यादा लेके आता है, तो शक्कर का प्रारंभिक मूल्य कितना था वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अभी हमने जो पहले इसका क्वेश्चन किया था वो भी कुछ इसी तरीके से था, तो इसको हम वैसे ही कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मतलब एक से ज्यादा अधिक कराने का मतलब यही है कि आपके जो कॉन्सेप्ट एक क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो पा रहे हैं वो 2-3 क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएं। जब हम किसी चीज को 2-3 बार कर लेते हैं तो क्या होता है, वो हमारे दिमाग में एग्जैक्ट बैठ जाती है कि उसको हमें कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने परसेंट की कमी हो रही है? 10% की कमी हो रही है। 10% को हम अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 1/10। अब प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। तो प्राइस जहां पहले 10 था उसमें 1 कम हो गया, यानी 10 से कितना हो गया? 9। 10 से कितना हो गया? 9। अभी हमने बता रखा है कि कंजप्शन का रेशियो क्या होगा? जस्ट प्राइस की रेशियो का उल्टा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 9/10। यानी पहले कितना ला रहा था? 9, और अब कितना ला रहा है? 10% कमी होने के बाद तो 10 रेशियो। ठीक है, तो यहां से हम देख पा रहे हैं कितने रेशियो का अंतर है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1 रेशियो का अंतर है। तो ये जो 1 रेशियो का अंतर है वो कितना है? 1 kg तो ज्यादा लेके आ रहा है, उसी के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि यहाँ स्टार्टिंग में प्रारंभिक में कितनी क्वांटिटी लेके आ रहा था, तो 9 kg शुगर की लेके आ रहा था, और कमी होने के बाद कितना लेके आ रहा है? तो 10 kg लेके आ रहा है। ठीक है, यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब हमसे कहा गया कि 270 रुपीज में ये पूरा लेन देन हो रहा है, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी? तो हम जब 270 को कितना डिवाइड कर देते हैं, अगर हमें पर केजी निकालना है तो जितना लेके आ रहे हैं उतने से डिवाइड कर दें। इसको जब हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा? 30। ये हमारी क्या है? प्रारंभिक रेट है। प्रारंभिक मतलब पहले वाली रेट है 30 रुपीज। अगर हमें पूछा जाता है कि कमी होने के बाद कितनी रेट होगी, तो कितना लेके आ रहे हैं? यहाँ 10। कितने में? 270 में। इसको डिवाइड कर देते 10 से, तो न्यू रेट निकल के कितनी आ जाती? 27 रुपीज पर केजी। ठीक है, ये क्या है? रुपीज पर केजी। तो ये प्रारंभिक रेट है और ये फाइनल रेट है। तो हमसे पूछा प्रारंभिक रेट, तो कितना हो जाएगा? 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बढ़ते हैं हम भी आगे क्वेश्चन की तरफ। हाँ दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अंडों की कीमत में 50% की क्या हो जाती है? वृद्धि होने पर 24 रुपए में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो अंडों का प्रति दर्जन वर्तमान मूल्य क्या होगा? ये हमसे पूछा गया। ठीक है, इसको आसानी से कैसे करेंगे? तो इसको आसानी, यहाँ पे कितना है? 50% की वृद्धि हो रही है, तो हम लिख लेते हैं कितना? 50%, और इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। ठीक है, अब इसके हम प्राइस का रेशियो देख लेते हैं कि पहले कितना था और बाद में कितना हो जाएगा। तो पहले कितना था? 2, और उसमें 1 का क्या हो गया? 1 यूनिट बढ़ गई, तो कितना हो जाएगा? 3। अब कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा। ठीक, अब हम देख पा रहे हैं कि यहां से हम कितने कम लेके आ रहे हैं? पहले 3 लेके आ रहे थे, अब कितना लेके आ रहे हैं? 2। तो यहां से कितना रेशियो कम हो गया? यानी 1 रेशियो कम हो जा रहा है। और रियल में हमें कितने अंडे कम मिल रहे हैं? ठीक है, 4 अंडे कम मिल रहे हैं, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 4 1 के। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि अंडों का वर्तमान मूल्य कितना होगा, तो हम पहले निकाल लेते हैं कि हम पहले अंडे कितने लेके आ रहे थे और बाद में कितने अंडे लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितने पहले हो जाएंगे? अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 8। यानी पहले जहां हम 12 अंडे लेके आ रहे थे, 50% की कमी और 50% की वृद्धि हो जाने पे कितने अंडे मिल रहे हैं? उतने रुपीज में हमको 4 अंडे मिल रहे हैं। ठीक है, कितने में? 24 रुपीज में।
तो हम यहाँ देख लेते हैं 24 रुपीज में अगर हम 4 अंडे लेके आ रहे हैं। और हाँ, एक बात और ध्यान देने लायक, यहाँ क्या पूछा है, प्रति दर्जन। तो एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 अंडे होते हैं। तो 12 के लिए हम इसको दर्जन में करने के लिए इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से हम इसको काटेंगे कितने टाइम, 3 टाइम, और 12 3 का कितना होता है, 36। तो यही क्या होगा, यही हमारा वर्तमान रेट होगा अंडों का डजन में। ठीक है, रुपीज किसमें, डजन में होगा, 36 रुपीज पर क्या हो गया, डजन। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वही राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण कोई खरीदार 400 रुपए में 4 केजी चावल कम खरीद पाता है। तो चावल की मूल कीमत और बढ़ी हुई कीमत का जो अंतर है वही फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जल्दी से बताते हैं। ठीक है, यहाँ कितना है, 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 25% लिख लिया। अब इसको जस्ट तुरंत क्या करना है, इसके बाद आपको इसको करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1, तो कितना हो जाएगा, 1/4। तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, प्राइस, इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा। तो पहले कितना था, 4, एक की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी 4 से कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, यानी 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ कितना कम लेके आ रहा है, 4 केजी, और यहाँ कितना डिफरेंस बनना है, कितने यूनिट का। जैसे 5 रेशियो पहले लेके आ रहा है, आप कितना लेके आ रहा है, 4 रेशियो। तो 1 रेशियो क्या हो जाएगा, डिफरेंस, वो किसके बराबर होगा, जो रियल में यहाँ वैल्यू कम हो रही है, कितना, 4 केजी। अब हम कह सकते हैं कि 1 रेशियो बराबर 4 केजी है, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 20 केजी, और ऐसे 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, तो 16 केजी। ठीक है, यहां तक समझ गए, यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में कितने रुपीज पे लेन देन हो रहा है, 400 रुपीज पे। तो 400 रुपीज में अगर हमें 20 केजी चावल खरीदने हो तो 1 केजी का कितना हो जाएगा। तो 400 रुपीज में कितने मिले हैं, 20 केजी। तो 1 केजी का कितना हो जाएगा, 400/20। यहां से निकालेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 20 रुपीज, 20 रुपीज पर केजी। ठीक है, ये क्या थी हमारी पहले की रेट थी। और अब कितना मिल रहा है हमें, 16 केजी मिल रहे हैं चावल, और कितने में मिल रहे हैं, वो 400 में। तो 1 केजी का कितना हो जाएगा, 400/16। यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 25। यहां से देखेंगे 4 से 4 टाइम काटेंगे, ऊपर क्या बच रहा है, 100, और 100 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 भी तो आएगा। तो ये क्या हो गया, रुपीज पर केजी। तो पहले कितना रेट था, 20 रुपीज पर केजी, अब कितना हो गया, 25 रुपीज पर केजी। तो डिफरेंस कितना हो गया, 5 रुपीज पर केजी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया, सेब के दाम में 20% की कमी होने की वजह से एक व्यक्ति अब क्या करता है, 55 रुपए में 2 दर्जन सेब अधिक पा जाता है। ठीक है, तो सेब का घटा हुआ मूल्य बताना है कि वो कितना होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे कितने परसेंट की कमी हो रही है, तो 20% की कमी हो रही है। तो लिख देते हैं, 20% को क्या करेंगे, आप तुरंत करेंगे, क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 20% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 1/5। तो प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, इनिशियल और फाइनल प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा। तो हम इनिशियल में देखते हैं कितना है, 5, और यहाँ कमी हो रही है, मतलब 1 रुपया इसमें कम हो जा रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि 1 रेशियो कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4। ये फाइनल, सॉरी ये इनिशियल था, ये क्या हो गया, फाइनल। ठीक, कंजम्पशन का रेशियो क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा, 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 5। अब हम देख पा रहे हैं कि पहले जहां हम 4 लेके आ रहे थे, अब कितना पा रहे हैं, 5, क्योंकि कमी हो गई है। ठीक है, रेट में कमी हो जाने पे कंजम्पशन क्या होता है, बढ़ जाएगा। तो यहां से कितना कम हो रहा है, तो 1 यूनिट कह सकते हैं कि 1 यूनिट यहां से डिफरेंस दिख रहा है। और वो रियल में कितने बराबर है, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया कि 2 दर्जन अधिक सेब पा रहा है, तो 2 दर्जन के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 डजन, किसके बराबर हो जाएगा, 2 दर्जन के बराबर हो जाएगा। यानी पहले अगर हम रियल में देखें तो कितने लेके आ रहे थे, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 2, तो 4 रेशियो की कितनी हो जाएगी, 4 रेशियो हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये भी हो जाएगा 10। ठीक, अब हमसे पूछा गया है सेब का घटा हुआ मूल्य कितना है। ठीक, तो अब हम कितना फाइनल लेके आ रहे हैं, 10 केजी, और कितने में लेके आ रहे हैं, तो 55 रुपीज में लेके आ रहे हैं। ठीक है, कितने में लेके आ रहे हैं, 55 रुपीज में। तो 55 रुपीज में हम 10 केजी लेके आ रहे हैं, तो 1 केजी का कितना हो जाएगा,
55/10। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा 5.5। ठीक है, ये क्या है 1 kg का मूल्य है, घटा हुआ 1 kg का मूल्य है। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, इसको टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन से। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन किसी दूसरे टाइप का है, तो इसको हम पहले समझेंगे ठीक से, फिर हम इसको फिर मतलब आगे क्वेश्चन करेंगे स्पीड में। ठीक, एक आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी होने पर क्षेत्रफल में कितने % वृद्धि या कमी होगी, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे आसानी से। यहाँ हमें पहले क्या है आयताकार, पहले क्या देखना होगा कि शेप कौन सा है। तो हम शेप देख ले रहे हैं, क्या है आयताकार है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो हम कह देंगे क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, यानी L इंटू बी होता है। तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ हम सक्सेसिव केस लगा सकते हैं जैसे कि हमने पहले बताया है। ठीक है, तो यहाँ कितना % की लंबाई में कितने % की वृद्धि हो रही है, तो लंबाई में हम कह सकते हैं कि 5% की वृद्धि हो रही है। तो 5% को हम अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या कह सकते हैं 1/20। ठीक है, यानी लंबाई यहाँ देख लेते हैं, पहले कितनी थी बाद में कितनी हो गई। तो लंबाई हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहले कितनी थी 20 थी, बाद में कितनी हो गई, यानी 1 का इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया 21। अब हमसे क्या कहा गया, उसकी विड्थ में यानी चौड़ाई में 10% की कमी करी गई है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 10% की कमी किसमें हो रही है, 10% की कमी विड्थ में हो रही है। तो 10% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10। ये किसमें हो रही है, विड्थ में। तो पहले विड्थ कितनी थी, फिर कमी हो जाने के बाद कितनी बची होगी, ठीक है वो लिख लेते हैं। तो पहले कितनी थी, पहले 10 थी, अब एक उसमें से कम हो रही है ना, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, कमी हो रही है विड्थ में, यानी चौड़ाई में कमी हो रही है। तो एक की यहाँ कमी हो रही है 10 के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंक्लूसिव लाइन बनाएंगे और इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा 9 1 9 और 9 2 18। ठीक, तब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि कितने की कमी हो रही है, यहाँ से देख पा रहे हैं 11 की कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है, 11 की कमी हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में, पहले जो थी वैल्यू 200 इसके रिस्पेक्ट में। तो यहाँ हम कह सकते हैं किसके रिस्पेक्ट में 200। अब इसको परसेंटेज में लेके जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना कट जाएगा 2 टाइम। 11 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 5.5। और हम देख पा रहे हैं यहाँ से ये क्या हो रहा है, कम हो रही है, यहाँ से कमी दिख रही है हमें, तो क्या हो जाएगा ये डिक्रीज, क्योंकि कमी हो रहा है तो क्या बोलेंगे डिक्रीज हो रही है। तो उसका क्षेत्रफल कितना डिक्रीज हो जाएगा 5.5% डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, यहाँ भी हमें कंफ्यूजन के लिए क्या दे रखा है, यहाँ इंक्रीज दे रखा है, तो गलती से भी सी ऑप्शन नहीं टिक कर देंगे, नहीं तो 0 नंबर हो जाएगा आपका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा को अगर दोगुना कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको हम करेंगे बहुत ही आसानी से। पहले यहाँ पे कौन सा शेप दिया गया है, तो ये हमें दिया गया वर्ग। ठीक है, कौन सा शेप की बात करी गई है, तो यहाँ पे वर्ग की बात करी गई है, और कहा गया है कि उसकी भुजा को क्या करते हैं, दोगुना करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ए जो है वो वर्ग की हमारी साइड है। ठीक है, तो जो ए है, अगर इसका हम क्षेत्रफल देखें, इसका एरिया की बात करें, वर्ग का एरिया क्या होगा, तो क्या होता है भुजा स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। अगर हम इसी को जस्ट डबल कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, इसी को जस्ट डबल कर दे रहे हैं, तो साइड क्या हो जाएगी 2a। और अब हम इसका एरिया करेंगे तो एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2a का स्क्वायर। और यहाँ से हम अगर और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 × a²। तो यहाँ हम एरिया देख पा रहे हैं कितना है 1:, यानी a के पहले कुछ नहीं है तो क्या है 1, और यहाँ कितना हो जा रहा है 4 टाइम। तो एरिया कितने टाइम हो जा रहा है 4 टाइम हो जा रहा है। अब कितने % की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ से देख पा रहे हैं कितना बढ़ जा रहा है, यानी 3 बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है 3 बढ़ जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में 1 के रिस्पेक्ट में। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से, क्योंकि परसेंट में लेके आना है। तो कितना हो जाएगा 300%, कितना हो जाएगा 300%। गलती यहाँ पे लोगों से क्या होती है, 50% लोग गलती क्या कर देते हैं, उन्होंने देखा 1 से कितना हो रहा है 4, 1 से 4 हो रहा है और टिक कर दिया 400 ऑप्शन में। हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि कितने % की वृद्धि हो रही है, कितने % की वृद्धि हो रही है, मतलब ये इससे कितना ज्यादा है, तो 3 तो ज्यादा है, और परसेंटेज में निकालना है तो ऐसे कर लेंगे।
ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, 300% क्या होगा? वृद्धि होगी उसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की जाती है। अब बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम कर दिया जाए ताकि हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाए, यानी मूल संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, हमसे कहा गया कि कोई एक नंबर है जिसको हम पहले 20% बढ़ाते हैं और फिर बढ़ी हुई नंबर को पुनः हम 20% बढ़ा देते हैं। तो कोई नंबर बन गई, अब उससे हम कितना कम कर लें, कितने परसेंट उसको कम कर दें कि हमें पहले वाली नंबर यानी प्रारंभिक नंबर मिल जाए। ठीक है, तो हम यहाँ सक्सेसिव केस अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि लगातार ही एक ही नंबर को 2 बार बढ़ाया गया, इसलिए हम सक्सेसिव केस अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कितना दिया? 20% का इंक्रीमेंट किया जाता है, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं? अगर लिखेंगे तो 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कोई नंबर 5 से क्या हो गई? 1 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 6। फिर से 20%, तो फिर हम इसको कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये 5 से 6 हो गई। अब हम क्या करते हैं? यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 25 हो जाएगा और ये कितना हो गया? 36। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने परसेंट कम करें, तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि 36 से अगर हमें 25 पे वापस आना है तो कितना कम करना होगा? 36 से अगर हमें 25 पे आना है तो कितना कम करना होगा? 11% कम करना होगा। ठीक है, सॉरी 11 कम करना होगा। और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? 36 के रिस्पेक्ट में। तो नीचे क्या हो जाएगा? 36। इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज में लेके आना है। यहाँ से अगर हम इसको काटें 4 से तो ये कितना? 9 टाइम। इसको काटेंगे 4 से तो ये चला जाएगा हमारा 25 टाइम। इसको अगर हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आ जाए? 25 बन जाए, 25 का 5 और ये हो जाएगा, ठीक, इतना। नीचे क्या है? 9, ये परसेंट में है। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? इसको 30 होल 5/9%। ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे कि हम इसको x + y + xy अपान 100 से भी कर सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, बट वो कुछ उसमें लिमिटेशन होती हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं पहले। कुछ लोग कहेंगे कि हम x + y + xy अपान 100 इससे भी तो कर सकते थे। हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि पहले कितना हो रहा है? 20%, फिर कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 20%, और यहाँ भी 20% और ये 20, नीचे क्या आ जाएगा? 100। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना इंक्रीमेंट निकल के आएगा? 44%, यानी वो 44% बढ़ गई है। तो जब कोई नंबर 100% होगी, वो कितनी बढ़ रही है? 44, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 144%। अब यहाँ से आप अगर इसको काटेंगे रेशियो में, तब आप पाएंगे कि हाँ, यह कितना निकल के आ रहा है? 25, और ये कितना हो रहा है? 36। तो आएंगे तो आप यहीं पे आएंगे। हाँ, और इसकी एक लिमिटेशन ये है कि अगर आपको हम यहाँ परसेंटेज बहुत आसान दे रखी हैं, अगर कुछ बटे में फ्रैक्शन में होती, या कोई बहुत खराब परसेंटेज होती, या मोर देन 2% होती, मान लो यहाँ पे इसको और हम बढ़ा देते, तो ये हमें सिर्फ 2% तक लिमिटेशन है, यानी एक x की वैल्यू और एक y की वैल्यू। इसमें अगर हम 3% में उसको बढ़ाते, 3 बार बढ़ा देते, तब इसको हम नहीं लगा सकते हैं। तो ठीक है, तो क्या होगा? यही हमारा मेथड आसान, अगर परसेंटेज दिए तो उसमें भी लगा सकते हैं, अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज दिए तो उसमें भी लगा सकते हैं। अगर मोर देन 2 स्टेप में उसको इंक्रीज किया गया या डिक्रीज किया गया, तब भी हम ये लगा सकते हैं, बट इसको नहीं लगा सकते। ठीक है, तो इसको लिमिटेशन की वजह से हम इसको रखेंगे ध्यान में। अगर आसान परसेंटेज आएगी तो हम उससे कर लेंगे। ठीक है, अब बाकी हमारा ये मेथड तो ही है जिससे आप क्वेश्चन ढेर हो जाता है अपनी जगह। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है जलकर मतलब वाटर टैक्स में 33 होल 1/3% की क्या होती है? वृद्धि होती है, लेकिन उसकी खपत में 33 होल 1/3% की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो धन के खर्च में कितने परसेंट वृद्धि या कितने परसेंट कमी हुई है, ये हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक रिलेशन मतलब एक संबंध पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो शायद आप अटक जाएंगे। ठीक है, तो वो संबंध क्या होता है हम बता रहे हैं आपको कि वाटर टैक्स कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च में क्या रिलेशन होता है। वो रिलेशन
मल्टीप्लाई कंजम्पशन इक्वल टू किसके होता है, एक्सपेंडिचर के। किसके इक्वल टू होता है, एक्सपेंडिचर के। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब हमसे कहा गया है कि टैक्स में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा है, 33 होल 1/3% का। तो टैक्स में हम देख लेते हैं कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। अगर इसको हम लिखना चाहेंगे किसमें, फ्रैक्शन में, तो क्या लिख सकते हैं इसको फ्रैक्शन में, 1/3। यानी पहले कितना था, 3 इंक्रीज होके कितना हो गया, 1 इंक्रीज होके 4 हो जाएगा। तो पहले कितना था 3, अब कितना हो गया है 4%, 4 रेशियो टैक्स हो गया। लेकिन इसकी खपत में क्या हो जाती है, खपत में कमी हो जाती है, यानी कंजम्पशन में कमी हो रही है। कितने, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 1/3। जहां 3 थी उसमें से 1 कम हो गई, मतलब कंजम्पशन क्या हो गया, 3 था, कितना बचा होगा, 2। अब हम निकाल लेते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई है तो इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 9, इधर कितना हो जाएगा 8। अब यहां से हम देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में, 9 के रिस्पेक्ट में। अब इसको हमें परसेंटेज में लेना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 11 होल, ठीक है, 1/9%। क्या हो रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 9 से 8 हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर ये क्लास अच्छी लगी है, इसमें बताए गए क्वेश्चंस आपको अच्छा लगे, उनको सॉल्व करने का मेथड अच्छा लगा है, तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इसको अपने फ्रेंड के साथ या अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर भी कर दीजिए। हाँ, जाने से पहले एक बात और बताना चाहूंगा कि हमने एसएससी सीजीएल के जो अभी 20,000 वैकेंसी आई है उसके प्रिपरेशन के लिए हमने एक बैच लॉन्च किया जिसका नाम है अर्जुन बैच। तो वहां पे आप अपनी सारी क्लासेस देखें, वहां पे जो कंटेंट मिल रहा है उसको पढ़ने की कोशिश करें। और हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि हम आपको बेटर से बेटर पाथ मतलब प्रोवाइड कर सकें, जिससे आपकी जो राहें कठिन है उनको आसान बना सकें। ठीक है, और एक अच्छी तैयारी दें आपको। ठीक है, ताकि एक बार में आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको बार बार मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े। तो वहां पे जो भी क्लासेस, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है वहां से पढ़िए। ठीक है, इस बात की हम गारंटी देते हैं कि आपसे वहां आपको बिल्कुल प्रॉफिट होगा तो होगा। ठीक है, तो ज्यादा ना बात करते हुए चलते हैं हम और मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।